तो देखिए पहले कुछ बेसिक गेट्स को डिस्कस करते हैं। तो 3 टाइप के आपके बेसिक गेट होते हैं। फर्स्ट बेसिक गेट है आपका नॉट, सेकंड बेसिक गेट है आपका एंड थर्ड बेसिक गेट है आपका और। तो ये 3 आपके बेसिक गेट होते हैं। अब यूनिवर्सल गेट को डिस्कस करते हैं। 2 आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं, नेंड गेट एंड नोर गेट। तो ये 3 आपके बेसिक गेट हैं, ये 2 आपके यूनिवर्सल गेट हैं। इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन 2 गेट्स की हेल्प से आप किसी भी गेट को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेंड गेट की हेल्प से आप किसी भी गेट को ड्राइव कर सकते हैं, नोर गेट की हेल्प से आप किसी भी गेट को ड्राइव कर सकते हैं। तो इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। तो इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2 और गेट होते हैं, एक्सोर गेट एंड एक्सनोर गेट। एक्सोर गेट एंड एक्सनोर गेट। एक्सोर गेट को आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सनोर गेट को आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो 2 गेट हैं, एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपके अर्थमेटिक सर्किट में यूज़ होंगे। तो आपका ये अर्थमेटिक सर्किट्स में आप एक्सोर और एक्सनोर गेट को यूज़ करेंगे। ये हम आगे देखेंगे, आगे जब हम थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पर हम अर्थमेटिक सर्किट्स में एक्सोर और एक्सनोर गेट्स का यूज़ करेंगे। सेकंड ये यूज़ होते हैं कंपैरेटर में। आप कंपैरेटर का जब सर्किट हम डिजाइन करेंगे तो वहाँ पर इन गेट्स का हम यूज़ करेंगे। थर्ड ये यूज़ होते हैं पेरिटी जनरेटर में। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क वाले सब्जेक्ट में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो हम पेरिटी को जनरेट करते हैं वो उसमें आपका एक्सोर गेट का हम यूज़ करते हैं। तो पेरिटी जनरेशन में या पेरिटी चेकिंग में आपका इन गेट्स का यूज़ होता है। और या फिर अगर आपको कोड्स को कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पर भी हम एक्सोर और एक्सनोर गेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ग्रे कोड में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी टू ग्रे या ग्रे टू बाइनरी, तो कोड कन्वर्जन में वहाँ पर हमने एक्सोर गेट का यूज़ किया था। तो ये 3 आपके बेसिक गेट हो गए, ये 2 आपके यूनिवर्सल गेट हो गए क्योंकि आप इन दोनों के हेल्प से किसी भी गेट को ड्राइव कर सकते हैं। और ये गेट्स हो गए जो आप अर्थमेटिक सर्किट्स में यूज़ करेंगे। यानी ये जो 2 गेट हैं, एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट्स, इनका या तो आप अर्थमेटिक सर्किट डिजाइनिंग में यूज़ करेंगे या फिर आप कंपैरेटर में इनका यूज़ कर सकते हैं। पेरिटी जनरेशन या पेरिटी चेकिंग में भी इनका हम यूज़ करेंगे और कोड कन्वर्जन में भी इन गेट्स का हम यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक गेट से। तो सबसे पहला गेट हम डिस्कस करते हैं नॉट गेट। ये आपका नॉट गेट का सिंबल है। लेट्स से ए मेरा इनपुट है और वाई मेरा आउटपुट है। तो इसके ट्रूथ टेबल क्या होगा, ये ए मेरा इनपुट है, वाई मेरा आउटपुट है। तो अगर मैं इनपुट में 1 दूंगा तो आउटपुट में मुझे 0 मिलेगा, अगर मैं इनपुट में 0 दूंगा तो आउटपुट में मुझे 1 मिलेगा, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, यानी इनपुट का कॉम्प्लीमेंट मुझे यहाँ पर मिलेगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है नॉट गेट। तो ये आपका एक नॉट गेट हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए ये क्या होगा। देखिए ये और ये सेम नहीं है, यहाँ पर हमने बबल लगाया हुआ है, यहाँ पर हमने बबल नहीं लगाया हुआ। ये आपका नॉट गेट है जिसकी ट्रूथ टेबल ये होगी और आउटपुट होगा इनपुट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये आपका नॉट गेट नहीं होगा, ये आपका क्या है, ये आपका बफर है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी आप इनपुट में देंगे वही सेम आपको आउटपुट में मिलेगा, यानी आउटपुट हो जाएगा y इज इक्वल टू ए, यानी इसकी ट्रूथ टेबल हो जाएगी ए यहाँ पर इनपुट है, y आपका आउटपुट है। अगर आप इनपुट में 0 देंगे तो आउटपुट में आपको 0 मिलेगा, अगर आप इनपुट में 1 देंगे तो आउटपुट में आपको 1 मिलेगा। यानी ये आपका क्या है, ये आपका बफर है, ये आपका नॉट गेट है। तो क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा कि वहाँ पर ये डॉट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर लगा हुआ है तो वो नॉट गेट होगा और नहीं लगा हुआ तो फिर वो बफर है और उसमें आपका इनपुट चेंज नहीं होगा, इनपुट वही होगा। तो फिर उसमें आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा, आउटपुट वही होगा जो आपका इनपुट है। ये क्या होगा, मान लीजिए लेट से ए मेरा इनपुट है और y मेरा आउटपुट है। तो ये क्या होगा, तो देखिए ए आपने इनपुट लिया, यहाँ पर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और फिर से ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ए, यानी आपका आउटपुट मिलेगा y इज इक्वल टू ए। तो ये आपका क्या है, ये आपका एज ए बफर की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये सर्किट आपका एज ए बफर की तरीके से ही एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो बफर की तरीके से ही आपका एक्ट कर रहा है। तो ये सर्किट को आप यूज़ कर सकते हैं बफर के तरीके से। इट कैन बी यूज एज ए बफर। अब देखिए बफर क्या होता है। बफर जैसे कि हमने आपको बताया है कि ये आपके डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से आपने इनपुट दिया और यहाँ पर आपने आउटपुट लिया और ये क्या है, ये आपका एक स्टोरेज है।
तो इस तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका एक बफर है। तो बफर में आपका इनपुट चेंज नहीं होगा, जो इनपुट आप देंगे वही सेम आपको आउटपुट में मिलेगा। तो एक तरीके से ये आपका डेटा को स्टोर कर रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बफर इज यूज्ड टू स्टोर दी डेटा। तो ये आपका एक बफर है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर बफर में एक प्रॉपर्टी होती है कि आपका बफर में फीडबैक नहीं हो सकता है। फीडबैक क्या होता है कि आप यहाँ से एक कनेक्शन ले जाइए और उसको इनपुट से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से आप एक कनेक्शन ले गए और उसको इनपुट से कनेक्ट कर दिए तो आपका ये क्या होगा, ये एक फीडबैक होगा। तो फीडबैक बफर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फीडबैक आपका आउटपुट को चेंज कर सकता है। तो बफर में आपका फीडबैक नहीं होगा, क्योंकि फीडबैक होगा तो फिर वो आपका मेमोरी एलिमेंट हो जाएगा। तो बफर नॉट हैव एनी फीडबैक बिकॉज फीडबैक में चेंज द डेटा। ये आप ऐसा बोल सकते हैं, फीडबैक में चेंज द आउटपुट। तो एक क्वेश्चन में यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ, आपको बताना है कि वो सर्किट आपका किस तरीके से एक्ट कर रहा है। ये मान लीजिए एक सर्किट आपको गिवन है, यहाँ से आप इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पर आप इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पर आप आउटपुट ले रहे हैं। तो क्या आप और यहाँ पर 2 नोट गेट लगे हुए हैं और ये हमने यहाँ पर फीडबैक लगा दिया है, ठीक है ना। ये हमने क्या किया है, फीडबैक लगा दिया है। तो ये आपका एक फीडबैक है। तो आपको बताना है कि ये सर्किट किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है बफर। क्या ये बफर है? नहीं, ये आपका बफर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने ये फीडबैक का यूज़ कर लिया है। तो चूँकि ये फीडबैक आपने यहाँ पर लगा दिया है तो इसलिए ये आपका बफर तो नहीं होगा। तो ये सर्किट आपका बफर नहीं है। सेकंड, आप चेक कीजिए क्या ये स्क्वायर वेव जनरेटर है? नहीं, ये स्क्वायर वेव को जनरेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? तो आप एक एग्जांपल लेकर चेक कर लीजिए। मान लीजिए आप इनपुट में 0 दे रहे हैं। तो अगर आप इनपुट में 0 दे रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 1 हो जाएगा और फिर यहाँ आपका 0 हो जाएगा। और ये 0 फिर से आपने फीडबैक लगा रखा है तो फिर से ये 0 यहाँ आ जाएगा, तो फिर से ये 1 होगा, फिर 0 होगा। इसी तरीके से ये आपका चलता रहेगा। इसका मतलब इनपुट में अगर आप 0 दे रहे हैं, इनपुट में अगर आप 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में भी आपको ये 0 ही मिलेगा। या मान लीजिए अगर आप इनपुट में 1 दे रहे हैं, लेट से आपने यहाँ पर 1 दिया है तो यहाँ 0 हो जाएगा और फिर यहाँ 1 हो जाएगा और फिर ये 1 होकर के यहाँ पर आ जाएगा और फिर से ये आपका चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जो आप इनपुट में देंगे वही आपको आउटपुट में मिलेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर आप इनपुट में ए दे रहे हैं तो यहाँ ए बार हो जाएगा और फिर से यहाँ ए हो जाएगा। यानी ये स्क्वायर वेव जनरेटर नहीं है, क्योंकि जो आपका इनपुट रहेगा, लेट से ये आपका इनपुट है, ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, वही सेम आपको आउटपुट में भी मिलेगा। तो स्क्वायर वेव्स यहाँ पर जनरेट नहीं हो रही हैं, तो स्क्वायर वेव जनरेटर भी ये नहीं है। अब चेक कीजिए क्या ये ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है? ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी नहीं है, क्योंकि ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है। अगर आप 0 दे रहे हैं इनपुट में तो आउटपुट में भी 0 ही है, और अगर आप इनपुट में 1 दे रहे हैं तो आउटपुट में 1 ही है। यानी ये आपका स्टेबल है, स्टेबल सर्किट है ये, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर इसमें 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में अभी आपको 0 ही मिल रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। और अगर आप इनपुट में 1 दे रहे हैं तो आउटपुट में आपको 1 मिल रहा है। तो ये आपका स्टेबल है और ये वाइब्रेट भी नहीं कर रहा है। आपका जो है ये आउटपुट जो है ये चेंज नहीं हो रहा है। 0 देने पर 0 ही रहेगा और 1 देने पर आपका 1 ही रहेगा। यानी ये वाइब्रेटर की तरीके से एक्ट नहीं कर रहा है और ये स्टेबल भी है। इसका मतलब ये ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर आपका नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल है और ये वाइब्रेट भी नहीं कर रहा। नेक्स्ट ऑप्शन चेक कीजिए क्या ये मेमोरी एलिमेंट है? तो बिल्कुल ये मेमोरी एलिमेंट है, क्योंकि आपने यहाँ पर फीडबैक का यूज़ किया है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ये सर्किट जो है आपका एक मेमोरी एलिमेंट है। तो जैसे कि आपने देखा कि ये आपका एक मेमोरी एलिमेंट है और ये आपका एक स्टेबल सर्किट है, क्योंकि यहाँ पर आपका आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्यों है? क्योंकि ये 0 पर भी स्टेबल है और ये 1 पर भी स्टेबल है। अगर आप 0 देंगे तो आउटपुट में आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। इनपुट में अगर आप 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में आपको हमेशा 0 ही मिलेगा, और अगर आप इनपुट में 1 दे रहे हैं तो आपको आउटपुट में हमेशा 1 ही मिलेगा। यानी इसकी आप ऐसा बोल सकते हैं 2 आउटपुट आ रहे हैं। तो ये बाई स्टेबल है, 0 पर भी स्टेबल है, 1 पर भी स्टेबल है। तो आप इसको बोल सकते हैं क्या क्या ये हो सकता है? आप इसको या तो मेमोरी एलिमेंट बोल सकते हैं या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि ये बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। लेकिन ये ए स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेबल है। तो ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर आपका आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। 0 देने पर आपको 0 ही मिल रहा है और 1 देने पर आपको हमेशा 1 ही मिल रहा है।
तो आउटपुट आपका चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए स्टेबल है ये आपका। या फिर आप इसको मेमोरी एलिमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी बोल सकते हैं। कीजिए यहाँ पर अपने 3 नोट गेट लगाए हुए हैं, ये सर्किट क्या है। तो सबसे पहले चेक कीजिए क्या ये स्क्वायर वेव, सबसे पहले चेक कीजिए क्या ये आपका बफर है। नहीं, ये आपका बफर नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर फीडबैक का यूज़ कर लिया है, तो ये आपका बफर तो नहीं है। फिर चेक कीजिए क्या ये स्क्वायर वेव तो जनरेट नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर इनपुट दीजिए। लेट से आपने इनपुट 0 दिया, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, और फिर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, और आपने फीडबैक लगाया हुआ है तो ये 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, और फिर आपका ये 0 हो जाएगा, और फिर ये 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा, और फिर ये सेम आपका इस तरीके से चलता रहेगा। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आपका ये आउटपुट 1 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर ये 0 हो रहा है। इसका मतलब अब ये सर्किट आपका स्टेबल नहीं है, क्योंकि आपका आउटपुट यहाँ पर 1 हो रहा है, 0 हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये आपका एक स्क्वायर वेव को जनरेट कर रहा है, क्योंकि आपने इनपुट में क्या दिया था, इनपुट में हमने इनिशियली 0 दिया था। तो इनपुट में 0 देने पर यह आउटपुट आपका 1 0 1 0 1 0 इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये आपने यहाँ पर फीडबैक लगा रखा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, ये आउटपुट के लिए हम डायग्राम बना रहे हैं। देखिए ये आपका आउटपुट क्या है, यहाँ पर 1 है, आउटपुट आपका 1 हुआ, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये आपका आउटपुट 1 हो गया, फिर ये आपका 0 हो जाएगा, फिर ये आपका 1 हो जाएगा, और फिर ये आपका 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ये आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, ये क्या जनरेट कर रहा है, ये स्क्वायर वेव्स को जनरेट कर रहा है। यहाँ पर 1 हो गया, 1 से 0 हो जाएगा, आउटपुट में आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए आउटपुट में हमें 1 मिल गया। फिर ये 1 जो है ये आपका अपने फीडबैक लगा रखा है, तो ये 1 एज ए यहाँ पर इनपुट जाएगा। फिर ये आपका 1 हुआ, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और आपको यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो देखिए आपको आउटपुट में 0 मिल गया। फिर ये 0 आपका एज ए फीडबैक जाएगा, फिर 0 का 1 1 का 0 0 का 1, यानी आपको आउटपुट में 1 मिल जाएगा। और फिर ये 1 आपका फीडबैक में एज ए इनपुट जाएगा, और फिर वो इसी तरीके से आपका ये फिर से 0 हो जाएगा, और फिर ये 0 आपका इनपुट में जाएगा, और फिर आपको आउटपुट में यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये आपका स्क्वायर वेव जनरेट कर रहा है। या आप इसको बोल सकते हैं कि ये आपका क्लॉक्स जनरेटर है। तो या तो आप इसको स्क्वायर वेव जनरेटर बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर वेव्स को जनरेट कर रहा है, या फिर आप इसको क्लॉक जनरेटर भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका स्टेबल नहीं है, ये आपका अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है ये आपका, है ना, क्योंकि आपका आउटपुट यहाँ पर चेंज हो रहा है, कभी 1 हो रहा है, कभी 0 हो रहा है। तो आपका ये ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, क्योंकि ये आपका स्टेबल नहीं है। तो आप इसको या तो स्क्वायर वेव जनरेटर बोल सकते हैं, या फिर क्लॉक जनरेटर बोल सकते हैं, या फिर आप इसको ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोल सकते हैं। अब चेक करते हैं कि ये जो आपकी स्क्वायर वेव जो जनरेट हुई है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, या इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इस सर्किट की हम एनालिसिस करते हैं। तो लेट से मान लीजिए ये जो आपका नोट गेट है, इस नोट गेट का जो प्रोपेगेशन डिले है वो है आपका टीपीडी। टीपीडी जो है ये इसका प्रोपेगेशन डिले है। इसका भी मान लीजिए प्रोपेगेशन डिले टीपीडी है, और इस नोट गेट का भी मान लीजिए प्रोपेगेशन डिले है आपका टीपीडी। ये आपका प्रोपेगेशन डिले है। इसका मतलब ये है कि आपने इसको 0 इनपुट दिया, तो इस प्रोपेगेशन डिले टाइम के बाद आपको ये आउटपुट 1 मिलेगा। फिर आपने यहाँ पर 1 दिया, तो इस टीपीडी टाइम के बाद आपको ये आउटपुट 0 मिलेगा। ये तो यानी ये प्रोपेगेशन डिले है, इतना डिले के बाद आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये आपका टाइम डिले है। जैसे कि आपने यहाँ पर 0 दिया, तो टीपीडी टाइम के बाद आपको यहाँ पर 1 मिलेगा। आपने यहाँ पर 1 दिया, तो टीपीडी टाइम डिले के बाद आपको 0 मिलेगा। तो ये प्रोपेगेशन डिले टाइम है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये यहाँ पर जो 1 रहेगा, ये 1 कितने समय तक के लिए रहेगा, या ये आउटपुट में जो 0 रहेगा ये कितने समय तक के लिए रहेगा, या फिर से यहाँ पर ये 1 हुआ है आउटपुट में, ये 1 कितने टाइम के लिए हुआ है अगर एक नोट गेट का प्रोपेगेशन डिले टीपीडी हो। तो सबसे पहले तो टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है आपका, टाइम पीरियड होता है या तो आप राइजिंग एज टू राइजिंग एज लीजिए, या फॉलिंग एज टू फॉलिंग एज लीजिए। तो कंसेक्यूटिव राइजिंग एज ले लीजिए या कंसेक्यूटिव फॉलिंग एज ले लीजिए, वो आपका एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कि आप फॉलिंग एज ले रहे हैं, तो ये आपका फॉलिंग एज है, तो कंसेक्यूटिव फॉलिंग एज ले लीजिए, तो ये जो टाइम होगा ये आपका एक टाइम पीरियड होगा। या आप राइजिंग एज भी ले सकते हैं, तो ये आपकी क्या है, ये राइजिंग एज है,
और ये आपका फॉलिंग एज है, ठीक है ना। ये आपका फॉलिंग एज है, 1 to 0 हो रहा है, और ये आपकी राइजिंग एज है क्योंकि आपका 0 से 1 हो रहा है। तो 0 से 1 होगा तो राइजिंग एज, 1 से 0 हो रहा है तो फॉलिंग एज। तो या तो फॉलिंग एज टू फॉलिंग एज लीजिए या राइजिंग एज टू राइजिंग एज लीजिए। कंसेक्यूटिव आपको लेना है तो वो आपका एक टाइम पीरियड होगा। तो अब हम यहाँ पर राइजिंग एज टू राइजिंग एज ले रहे हैं, ये भी आपका एक टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड टी होगा। तो या तो 2 कंसेक्यूटिव फॉलिंग एज लीजिए या 2 कंसेक्यूटिव राइजिंग एज लीजिए, तो ये आपका एक टाइम पीरियड होगा। तो ये कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए आउटपुट आपका यहाँ पर 0 हो गया है, आउटपुट आपका यहाँ पर 0 हो गया है। अब ये 0 कितने समय तक रहेगा इसको चेक करते हैं। देखिए 0 रहा, ये 0 आपका यहाँ पर एज ए फीडबैक जाएगा। तो टीपीडी टाइम इसको यहाँ लगा, फिर टीपीडी टाइम इसको यहाँ लगा, फिर टीपीडी टाइम आपको यहाँ लगा, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 पीडी टाइम के बाद ये जो 0 है ये आपका 1 हो जाएगा, यानी ये 0 रहेगा आपका 3 टीपीडी टाइम तक, ठीक है ना। जैसे आपने स्टार्टिंग में 0 दिया था तो टीपीडी टाइम के बाद ये 1 हो गया, फिर टीपीडी टाइम के बाद ये 0 हो जाएगा, फिर टीपीडी टाइम के बाद ये 1 हो जाएगा। तो आउटपुट में आपको क्या मिल गया, आउटपुट में आपको 1 मिल गया। अब ये 1 कितने समय तक रहेगा, ये 1 रहेगा आपका, देखिए फिर से ये फीडबैक में ये 1 आया, टीपीडी टीपीडी टीपीडी, यानी 3 टीपीडी के बाद ये आपका 0 हो जाएगा। अब ये आउटपुट देखिए आपका 0 हो चुका है। अब ये 0 कितने समय तक के लिए रहा आपका, तो देखिए ये 0 आपका फीडबैक में गया, टीपीडी टीपीडी टीपीडी, यानी 3 टीपीडी के बाद ये अगेन 1 हो जाएगा। यानी हमेशा बोल सकते हैं कि ये टीपीडी टीपीडी टाइम के 3 टीपीडी टाइम का ये इंटरवल चलेगा, यानी 3 टीपीडी टाइम तक आपका आउटपुट 0 रहेगा, फिर 3 पीडी टाइम तक आपका, फिर 3 टीपीडी टाइम तक आपका आउटपुट 1 रहेगा, और फिर 3 टीपीडी टाइम तक आपका आउटपुट 0 रहेगा, और फिर 3 पीडी टाइम तक आपका आउटपुट 1 रहेगा। तो ये जो आपका जो चल रहा है आउटपुट जो आपका रहेगा वो 3 टीपीडी टाइम तक रहेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये टी क्या हो जाएगा, टी आपका 6 पीडी हो जाएगा। ये यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, टी आपका 6 पीडी हो जाएगा, 3 टीपीडी प्लस 3 टीपीडी इज इक्वल टू 6 टीपीडी। तो आपका इस सर्किट का टाइम पीरियड हो जाएगा 2 × 3 टीपीडी, यानी आप इसको बोल सकते हैं 6 टीपीडी आपका इस सर्किट का टाइम पीरियड हो जाएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर ये 3 फैक्टर क्यों आया। यहाँ पर ये 3 फैक्टर इसलिए आया है क्योंकि आपने यहाँ पर 3 नॉट गेट लगाए थे। तो ये 3 का फैक्टर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर 3 नॉट गेट लगाए थे। अगर हम यहाँ पर n नॉट गेट लगाते तो फिर ये आता आपका n × टीपीडी। अगर आप यहाँ पर n नोट गेट लगाते तो फिर ये आता n टीपीडी। हमने चूंकि यहाँ पर 3 नोट गेट लगाए हैं तो ये आया है 3 टीपीडी। n नोट गेट के केस में होता है n टीपीडी। और ये 2 क्यों आया है, 2 इसलिए आया है क्योंकि आपके 2 आउटपुट है यहाँ पर 1 और 0। तो 1 और 0 के केस में ये 2 आया है। अगर मान लीजिए आपके 3 होते तो फिर यहाँ पर 3n टीपीडी आता, ठीक है ना। लेकिन चूंकि आपका यहाँ पर 2 ही हो सकते हैं 1 और 0, इसलिए यहाँ पर 2 आया। तो लेट से हम 1 और 0 को ही ले रहे हैं तो ये 2n टीपीडी हो जाता। तो आपका टाइम पीरियड हो जाता 2n टीपीडी अगर आप यहाँ पर n नोट गेट लगाते और सभी नोट गेट का प्रोपेगेशन डिले टीपीडी होता तो। और आउटपुट और अब आप क्या ले रहे हैं, यहाँ पर बिट ले रहे हैं 0 और 1, तो फिर टाइम पीरियड आपका n नोट गेट के केस में ये हो जाता। तो ये जो 2 का फैक्टर आ रहा है, 2 का फैक्टर आ रहा है 0 और 1 के लिए, 0 और 1 के लिए। तो एक 0 के लिए होगा, एक 1 के लिए होगा, एक 0 के लिए होगा, एक 1 के लिए होगा, एक 0 के लिए होगा, एक 1 के लिए होगा। तो इसलिए ये 2 टाइम हो गया है, एक 0 के लिए एक 1 के लिए। 3 इसलिए हुआ है क्योंकि हमने 3 नोट गेट यहाँ पर लगाए हैं। अगर हम n नोट गेट लगाते तो यहाँ पर n आ जाता। तो n नोट के गेट के केस में आपका टाइम पीरियड हो जाता 2n टीपीडी अगर आप n नोट गेट को सीरीज में लगाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट हमें यहाँ पर कितने गेट क्रॉस करने पड़ रहे हैं, हमें यहाँ पर 3 गेट क्रॉस करने पड़ रहे हैं। तो इसलिए आपका डिले हो गया है 3 पीडी। 3 पीडी क्यों हुआ, क्योंकि हमें 3 गेट को क्रॉस करना पड़ रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है आपका इन्वर्स ऑफ टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड का इन्वर्स आपका फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/6 टीपीडी।
ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। या अगर n नॉट गेट होते तो फ्रीक्वेंसी आपका हो जाता, फ्रीक्वेंसी हो जाता 1/2n TPD, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती। तो फ्रीक्वेंसी आपका टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती। एंड गेट, तो देखिए सबसे पहले तो एंड गेट को बताते हैं। एंड गेट आपका इस तरीके से होता है, ये आपका एंड गेट हो जाएगा। लेट से आपके पास दो इनपुट है, इनपुट A एंड इनपुट B, और आउटपुट आपके पास Y है। तो आउटपुट हो जाएगा y इज इक्वल टू A एंड B, तो ये आपका एंड गेट हो जाएगा। B, ये दो इनपुट हो जाएंगे और ये आपका आउटपुट हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, 0 0 0 एंड 1। तो ये एंड गेट के केस में आपका ट्रुथ टेबल हो जाएगी, जहाँ पर कि A और B आपके इनपुट हैं और Y आपका आउटपुट है। अब क्या आप मुझे ऐसा बता सकते, अब क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस एंड गेट के केस में यहाँ पर डिसेबल इनपुट क्या होगा? तो देखिए डिसेबल इनपुट वो इनपुट होता है जिसके करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर आप एंड गेट में एक इनपुट को अगर आप 0 कर दें तो आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा। तो एंड गेट के केस में डिसेबल इनपुट हो जाएगा आपका 0, क्योंकि लेट्स से ये आपका अगर एंड गेट है और इसमें अगर आप एक इनपुट को 0 कर देते हैं तो फिर आपका जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होगा और आउटपुट आपका ऑलवेज 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0 क्या है? 0 आपका एंड गेट के केस में डिसेबल इनपुट है, क्योंकि अगर आपने एंड गेट में 0 को इनपुट में अगर 0 को ले लिया है, इनपुट में अगर आपने 0 कर दिया है तो आपका आउटपुट वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। आउटपुट आपका सेकंड इनपुट से इंडिपेंडेंट हो जाएगा और आउटपुट आपका ऑलवेज 0 होगा। तो यहाँ पर डिसेबल इनपुट हो जाएगा 0, क्योंकि अब आपका आउटपुट फिक्स हो गया है, वो इस इनपुट से इंडिपेंडेंट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये 0 किस तरीके से एक्ट कर रहा है? 0 आपका यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज ए डिसेबल इनपुट, क्योंकि एंड गेट में अगर आप एक इनपुट को 0 कर देंगे तो फिर आउटपुट आपका फिक्स हो जाएगा और वो इस इनपुट से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो 0 यहाँ पर एज ए डिसेबल इनपुट की तरीके से एक्ट कर रहा है। तो ये 0 क्या है? आपका डिसेबल इनपुट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इनपुट में 0 दें या 1 दें, आउटपुट आपको ऑलवेज 0 ही मिलेगा। और इनेबल इनपुट क्या हो जाएगा? इनेबल इनपुट एंड गेट के केस में 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 कर दिया है और फिर आप A ले रहे हैं, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? आउटपुट में आपको A ही मिलेगा, क्योंकि 1 एंड A ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका A हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 0 एंड A ये आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 1 यहाँ पर इनेबल इनपुट है, और इनेबल इनपुट के केस में अगर आप यहाँ पर 0 लेंगे तो आउटपुट में आपको 0 मिलेगा, और अगर आप यहाँ पर 1 लेंगे तो आउटपुट में आपको 1 मिलेगा। यानी इनेबल इनपुट के केस में किस तरीके से वर्क कर रहा है? एंड गेट वर्क कर रहा है एज ए बफर। तो 0 यहाँ पर डिसेबल इनपुट है, 1 यहाँ पर इनेबल इनपुट है, और इनेबल इनपुट के केस में ये एंड गेट एक्ट कर रहा है एज ए बफर। अगर आप यहाँ 0 ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर 0 मिलेगा, अगर आप यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1 मिलेगा। तो एज ए बफर एक्ट कर रहा है, ये आपका डेटा को एज ए डेटा को आपको स्टोर कर रहा है। आपका डेटा जो A है उसको ये स्टोर कर रहा है, और जो इसका डिले होगा उतने डिले के बाद आपको ये आउटपुट दे देगा। लेट से इस एंड गेट का डिले है TPD, तो TPD टाइम के बाद आपको वो सेम इनपुट यहाँ पर मिल जाएगा, सेम डेटा आपको मिल जाएगा इस TPD टाइम के बाद। करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को, क्यूमुटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। तो क्या एंड गेट क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि देखिए आप A एंड B को लिख सकते हैं, B एंड A, और ये आपका सेम ही Y हो जाएगा, सेम आउटपुट Y हो जाएगा। तो एंड गेट आपका क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप इस इनपुट को चेंज कर दें तो क्या आपका आउटपुट में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। जैसे कि ये एंड गेट है Y, और यहाँ पर दो इनपुट है, फर्स्ट इनपुट A है, सेकंड इनपुट B है, तो आउटपुट आपको Y मिल रहा है। अगर हम आपसे ये कहें कि अगर आप इस इनपुट को चेंज कर दें, इसको B कर दें और इसको A कर दें, तो क्या आउटपुट में कोई चेंज आएगा? नहीं, आउटपुट आपका अभी भी वही रहेगा जो पहले था। तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, क्योंकि अगर आप इसके इनपुट्स को चेंज कर दें तो आपका आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर आप AB लें तब भी आपको वही आउटपुट मिलेगा, और अगर आप BA लें तब भी आपको वही आउटपुट मिलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपके क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो एंड गेट फॉलो क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। अब चेक करते हैं क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो क्या ये इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल, ये एंड गेट आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है।
तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप 3 इनपुट के एंड गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 2 इनपुट के एंड गेट से। ये आपका आउटपुट हो जाएगा y इज टू ए एंड बी एंड सी। तो आप 3 इनपुट के एंड गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 2 आप 3 इनपुट के एंड गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 2 इनपुट के एंड गेट से। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 3 इनपुट एंड गेट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग 2 इनपुट एंड गेट्स। तो क्यों हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंड गेट फॉलो बोथ एसोसिएटिव एंड क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर आपको 3 इनपुट का एंड गेट बनाना है तो आप 3 इनपुट के एंड गेट को 2 इनपुट के एंड गेट से इम्प्लीमेंट इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ये वाली प्रॉपर्टी लगी है। पहले आपने ए एंड बी किया, फिर उसके साथ आपने सी को ही किया और आपको ये आउटपुट ए बी सी यहाँ पर मिल गया। अब डिस्कस करते हैं हम और गेट को। तो नेक्स्ट गेट डिस्कस करते हैं और गेट वाई, और इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा a प्लस बी। इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी, ये इसकी ट्रूथ टेबल हो जाएगा ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, ये इसकी ट्रूथ टेबल हो जाएगी। तो फिर से मैं आपसे अगर ये पूछूं कि और गेट के केस में डिसेबल इनपुट क्या होगा, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और गेट के केस में डिसेबल इनपुट आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने और गेट में एक इनपुट को अगर 1 कर दिया है तो आउटपुट आपका चेंज नहीं होगा। जैसे कि ये मान लीजिए आपका और गेट है, और गेट में अगर आपने एक इनपुट को 1 कर दिया है तो आपका ये आउटपुट जो है ये ऑलवेज 1 रहेगा, क्योंकि चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाएगा 1 प्लस ए, और 1 प्लस ए आपका क्या होता है 1 होता है। तो 1 यहाँ पर किस तरीके से एक्ट कर रहा है, 1 यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज ए डिसेबल इनपुट। तो और गेट के केस में अगर आप एक इनपुट को 1 कर देंगे तो फिर आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा। अगर आप दूसरे इनपुट को 0 लेंगे तब भी आउटपुट आपको 1 मिलेगा, और अगर आप दूसरे इनपुट को 1 लेंगे तब भी आउटपुट आपको 1 मिलेगा। 0 लेने पर भी आपको यहाँ 1 मिलेगा, 1 लेने पर भी आपको यहाँ पर 1 मिलेगा। तो 1 किस तरीके से एक्ट कर रहा है यहाँ पर, एज ए डिसेबल इनपुट के तरीके से एक्ट कर रहा है। इनेबल इनपुट क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर इनेबल इनपुट होगा आपका 0, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 0 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस ए, और 0 प्लस ए आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो फिर आपको आउटपुट में ए मिलेगा, यानी 0 यहाँ पर इनेबल इनपुट होगा इस और गेट के केस में। अगर आप यहाँ पर 0 ले रहे हैं तो फिर आपको आउटपुट 0 मिलेगा, और अगर आप इनपुट में 1 ले रहे हैं तो फिर आपको आउटपुट में भी 1 मिलेगा। ठीक है ना। तो डिसेबल इनपुट है और गेट के केस में 1, और इनेबल इनपुट है और गेट के केस में 0। और इस 0 इनेबल इनपुट के केस में ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये एज ए बफर के तरीके से एक्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो 0 यहाँ पर इस और गेट के केस में इनेबल इनपुट है, और उस केस में ये एज ए बफर की तरीके से एक्ट कर रहा है। जो आप इनपुट में देंगे वही सेम आपको आउटपुट में यहाँ पर मिल रहा है। अब चेक कीजिए कि इसकी ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है और क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो बिल्कुल ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगर आप इन इनपुट्स को चेंज कर दें, ए की जगह पर बी और बी की जगह पर ए कर दें, तो आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा। देखिए अगर आप ए की जगह पर बी और बी की जगह पर ए कर दें तो ट्रूथ टेबल आपका यही रहेगा। ए की जगह पर आप बी कर दीजिए, बी की जगह पर अगर आप ए कर दीजिए, ठीक है। जहाँ आपने ए लिखा है इसको इधर ले आइए, इस कॉलम को आप इधर ले आइए। तो अगर आप इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो आपका आउटपुट क्या चेंज हो जाएगा, नहीं, आपका आउटपुट वही रहेगा। ठीक है ना। अगर आप ए की जगह पर बी कर दें और बी की जगह पर ए कर दें, ये कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, तो आपका ये ट्रूथ टेबल चेंज नहीं होगी। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप अगर आप इन दोनों इनपुट्स को चेंज कर दें, ए की जगह पर बी, बी की जगह पर ए, तो आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि आप 3 इनपुट के और गेट को 2 इनपुट के और गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका और गेट जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि आप 3 इनपुट के और गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 2 इनपुट के और गेट से। ठीक है ना। लेट्स से ये आपका है ए बी सी, ये आपका वाई है, ये आपका ए बी और ये सी है। तो आप 3 इनपुट के और गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग 2 इनपुट और गेट। तो आपका ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है और ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है।
अब नेक्स्ट गेट डिस्कस करते हैं, नेंड गेट, और फिर इसके आगे ये नोट लगा दिया, यानी एंड प्लस नोट इज इक्वल टू नेंड गेट। तो ये आपका नेंड गेट हो जाएगा एंड प्लस नोट बी, और ये आपका आउटपुट हो जाएगा वाई, यानी आपने पहले एंड किया और फिर नोट लगा दिया, तो ये आपका हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। 0 0 1 1 0 1 1। तो एंड गेट वाली ट्रुथ टेबल का अगर हम यहाँ नेगेशन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 1 1 एंड 0, क्योंकि एंड गेट के केस में क्या मिलता था 0 0 0 1, एंड गेट में मिलता था 0 0 0 1, तो उसका नेगेशन ले लेंगे तो मिल जाएगा 1 1 1 0। तो ये आपका हो जाएगा नेंड गेट की ट्रुथ टेबल। क्या आप मुझे यहाँ पर डिसेबल इनपुट बता सकते हैं? तो बिल्कुल, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर डिसेबल इनपुट क्या है, डिसेबल इनपुट है आपका 0, क्योंकि अगर आपने इनपुट को 0 कर दिया तो आपका आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। तो नेंड गेट के केस में डिसेबल इनपुट हो जाएगा आपका 0। जैसे कि मान लीजिए ये आपका नेंड गेट है और अगर आपने एक इनपुट को 0 कर दिया है और दूसरा इनपुट लेट से आपका ए है, तो देखिए आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाएगा 0 एंड ए इसका नेगेशन, यानी 0 का नेगेशन यानी 1, यानी फिर ये आपका ऑलवेज आपका आउटपुट यहाँ पर 1 रहेगा। तो 0 एक्ट करेगा यहाँ पर नेंड गेट के केस में एज ए डिसेबल इनपुट। तो 0 यहाँ पर डिसेबल इनपुट है। इनेबल इनपुट क्या हो जाएगा, इनेबल इनपुट हो जाएगा यहाँ पर 1 कर दिया, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 1 एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, यानी आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में आपको मिलेगा इनपुट कॉम्प्लीमेंट। यानी इसका मतलब अगर आप इनपुट में 0 लेंगे तो आउटपुट में आपको 1 मिलेगा, और अगर आप इनपुट में 1 लेंगे तो आपको आउटपुट में 0 मिलेगा, यानी इनपुट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, नेंड गेट के केस में इनेबल इनपुट 1 के केस में आपको ये एज ए इन्वर्टर की तरीके से एक्ट कर रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं नेंड गेट में 1 आपका इनेबल इनपुट होता है और उस केस में ये एक्ट करता है एज ए इन्वर्टर। तो अगर आपको नॉट गेट बनाना हो और आपके पास नेंड गेट हो तो आप क्या कीजिए, उस नेंड गेट में एक इनपुट को 1 कर दीजिए, तो आपका नेंड गेट जो है वो नॉट गेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये जो नेंड गेट है ये आपका नॉट गेट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप इसके एक इनपुट को 1 कर देंगे तो ये 1 यहाँ पर एज ए इनेबल इनपुट के तरीके से एक्ट कर रहा है, और इनेबल इनपुट के केस में ये नेंड गेट आपका इन्वर्टर बन चुका है। ये क्या ये क्यूम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल आपका क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, क्योंकि अगर आप इनपुट्स को चेंज कर दें, यानी हम आपसे कहें ए बी कॉम्प्लीमेंट या बी ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों आपके सेम होंगे। ये आपका हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, और इसको आप लिख सकते हैं बी बार प्लस ए बार। तो ये आपका क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, क्योंकि अगर आप इनपुट्स को चेंज कर दें, एक ही जगह पर बी और बी कर दें तो आपका आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, एक ही जगह पर बी और बी की जगह पर ए कर दें तो आपका आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेंड गेट जो होता है वो आपका क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो आपका ये क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहा है। अब चेक कीजिए क्या ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? तो देखिए ये जो नेंड गेट है ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप 3 इनपुट के नेंड गेट को 2 इनपुट के नेंड गेट से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। तो हम इंप्लीमेंट करते हैं 2 इनपुट के नेंड गेट से, तो ये आपका सेम नहीं आएगा। लेट्स से यहाँ पे आपने ले लिया ए बी और यहाँ ले लिया आपने सी, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर फिर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए बी प्लस सी बार। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ए बी प्लस सी बार इज नॉट इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, यानी आप 3 इनपुट के नेंड गेट को 2 इनपुट के नेंड गेट से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेंड गेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो यूनिवर्सल गेट होते हैं नेंड गेट और नॉर गेट, ये आपके यूनिवर्सल गेट जो होते हैं ये क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को तो फॉलो करते हैं लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल गेट्स फॉलो क्यूम्यूटेटिव लॉ। जितने भी गेट्स होते हैं वो सभी गेट्स क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को तो फॉलो करते हैं। तो ऑल गेट्स फॉलो क्यूम्यूटेटिव लॉ बट एक्सेप्ट यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं आपके, नेंड गेट और नॉर गेट। तो एक्सेप्ट यूनिवर्सल गेट ऑल गेट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, यानी सभी गेट्स आपके एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं केवल इन 2 गेट्स को छोड़कर। तो नेंड और नॉर गेट आपके एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो एक्सेप्ट यूनिवर्सल गेट ऑल गेट फॉलो एसोसिएटिव लॉ।
नॉर का मतलब होता है और प्लस एंड, यानी पहले आप और गेट बना लीजिए और फिर इसके आगे नॉट लगा दीजिए, तो ये आपका नॉर गेट हो जाएगा ए बी, यानी आपने पहले और किया फिर उसका नोट कर दिया, तो ये आपको नॉर गेट मिल जाएगा, और प्लस नोट, तो ये आपको हो जाएगा ए बार बी बार, यानी और वाली ट्रुथ टेबल का आप नोट ले लीजिए तो आपको नॉर गेट की ट्रुथ टेबल मिल जाएगी। तो इसकी ट्रुथ टेबल को डिस्कस करते हैं। ये हो जाएगा और प्लस नोट इज इक्वल टू नॉर गेट, और ये आपका ये हो जाएगा। अब आप मुझे यहाँ पर डिसेबल इनपुट बताइए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डिसेबल इनपुट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसेबल इनपुट आपका हो जाएगा यहाँ पर 1। तो 1 नॉर गेट के केस में एज ए डिसेबल इनपुट वर्क कर रहा है। ये मान लीजिए आपका नॉर गेट है और आपने 1 को यहाँ पर एक इनपुट को 1 ले लिया, तो देखिए आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट आपका फिक्स रहेगा, ऑलवेज आपको 0 मिलेगा, क्योंकि देखिए 1 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 प्लस ए आपका 1 हो जाएगा, 1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, यानी 1 यहाँ पर किस तरीके से एक्ट कर रहा है, 1 यहाँ पर एज ए डिसेबल इनपुट की तरीके से एक्ट कर रहा है। अगर आप नॉर गेट में एक इनपुट को 1 ले लेंगे तो फिर आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा, आपका आउटपुट ऑलवेज 0 रहेगा, तो 1 आपका यहाँ पर एज ए डिसेबल इनपुट वर्क कर रहा है। तो इनेबल इनपुट क्या हो जाएगा, इनेबल इनपुट यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इनेबल इनपुट के केस में किस तरीके से वर्क करेगा, तो देखिए इनेबल इनपुट आपका 0 है, तो इनेबल इनपुट के केस में देखते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। 0 प्लस ए बार इज इक्वल टू 0 प्लस ए आपका हो जाएगा ए, यानी ए बार, यानी ये आपको क्या मिल जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट मिल गया। यानी इनेबल इनपुट 0 के केस में ये नॉर गेट आपका एज ए इन्वर्टर एक्ट कर रहा है। तो इनेबल इनपुट 0 के केस में ये नॉर गेट आपका एज ए इन्वर्टर यहाँ पर एक्ट कर रहा है। आपके पास एक नॉर गेट हो और आपको नॉट गेट बनाना हो तो आप क्या कीजिए, उसमें एक इनपुट को 0 कर दीजिए, तो नॉर गेट आपका नॉट गेट में या इन्वर्टर की तरीके से एक्ट करने लग जाएगा। अब ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं b प्लस ए बार और ये आपका हो जाएगा b बार डॉट ए बार। तो ये नॉर गेट जो होता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आप इनको चेंज करेंगे तो आउटपुट में चेंज नहीं होगा, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को तो फॉलो करता है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि आप 3 इनपुट के नॉर गेट को 2 इनपुट के नॉर गेट से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि यूनिवर्सल गेट, नेंड गेट और नॉर गेट आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि आप 3 इनपुट के नॉर गेट को 2 इनपुट के नॉर गेट से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, नैंड गेट के केस में जैसे हमने आपको बताया था उसी तरीके से आप नॉर गेट में भी चेक कर सकते हैं। तो आपका ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। एक्सोर गेट, या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्सोर, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्सोर। एक्सोर का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव और, तो एक्सोर का मतलब हो जाएगा एक्सक्लूसिव और। इसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका एक्सोर गेट कुछ इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका एक एक्सोर गेट है, इनपुट हो जाएंगे यहाँ पर आपके ए और बी आपके इनपुट है, और आउटपुट आपका हो जाएगा वाई। ये है आपका एक्सक्लूसिव और। देखिए इसको एक्सोर गेट क्यों बोलते हैं, इसको एक्सोर गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये है आपका एक्सक्लूसिव और, यानी और गेट में आप लास्ट वाले इनपुट को एक्सक्लूड कर देंगे तो आपको एक्सोर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप और की ट्रुथ टेबल बनाइए। तो और की ट्रुथ टेबल क्या होती थी, 0 1 1 1, ये आपका और गेट की ट्रुथ टेबल होती थी। अब इसमें आप लास्ट इनपुट को एक्सक्लूड कर दीजिए तो आपको एक्सोर गेट मिल जाएगा। ये आपका लास्ट इनपुट है, इस लास्ट इनपुट को अगर आप एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड करने का मतलब ये है कि अगर 1 को आप 0 कर देंगे तो आपको एक्सोर मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सक्लूड और जो और गेट हमने पढ़ा था, और गेट को आप इंक्लूसिव और भी बोल सकते हैं। तो या तो और गेट बोलिए या इसको इंक्लूसिव और गेट बोलिए। इसी तरीके से ये एक्सोर है, इसको बोला जाता है एक्सक्लूड और, एक्सक्लूसिव और, क्योंकि यहाँ पर आपने और गेट में लास्ट इनपुट को एक्सक्लूड कर दिया है। और गेट की ट्रुथ टेबल में यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1 था, तो लास्ट इनपुट को हमने एक्सक्लूड कर दिया है, तो ये आपका एक्सोर बन जाएगा। और को आप बोल सकते हैं इंक्लूसिव और। तो इसकी एक्सप्रेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम एसओपी में लिखते हैं। तो एसओपी में आप 1 के करस्पॉन्डिंग लेंगे, तो एसओपी में एक्सप्रेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू, देखिए ये आपका हो जाएगा, एसओपी में लिख रहे हैं हम a बार b प्लस a b बार। तो ये आपका एक्सोर हो जाएगा a एक्सोर b इज इक्वल टू ये आपका किस में, एसओपी में। और इसी तरीके से अगर आप पीओएस में लिखेंगे तो पीओएस में क्या हो जाएगा, पीओएस में आप 0 के लिए लेंगे तो पीओएस में हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ से मिलेगा आपको a प्लस बी डॉट, यहाँ से आपको मिल जाएगा a बार प्लस b बार।
तो ये एक्सोर गेट का हो जाएगा एसओपी में, ये एक्सोर गेट का हो जाएगा आपका पीओएस में एक्सप्रेशन। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, ए बार आपका 0 हो जाएगा, ए बी बार यानी ए बी बार आपको मिला, बी ए बार यानी देखिए बी ए बार आपको यहाँ पर मिला, और बी बी बार आपका 0 हो जाएगा। तो उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो ये एसओपी में एक्सप्रेशन है, ये आपका पीओएस में एक्सप्रेशन है। तो देखिए आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए और बी बट नॉट बोथ। तो ए एक्सोर बी क्या है आपका, ए और बी बट नॉट बोथ, ठीक है ना। क्योंकि बट नॉट बोथ क्यों आया, बट नॉट बोथ इसलिए आया क्योंकि हमने और के लास्ट इनपुट को एक्सक्लूड कर दिया है। तो बट नॉट बोथ, आइदर ए और बी, आइदर ए और बी बट नॉट बोथ, आइदर ए और बी बट नॉट बोथ। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए और बी बट नॉट बोथ, क्योंकि हमने ये लास्ट को एक्सक्लूड कर दिया तो इसलिए आपका ये एक्सोर गेट हो जाएगा। तो इस ट्रूथ टेबल को देख करके आप क्या समझ पा रहे हैं, इस ट्रूथ टेबल को देख करके आप ये समझ पा रहे हैं कि जब जब आपका ए और बी सेम होंगे तो आपका ये 0 देगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों 0 हुए तो आपका ये 0 हुआ, यहाँ पर दोनों सेम हुए तो आपका ये 0 हुआ। और जब जब ए और बी डिफरेंट होंगे, जैसे कि 0 1 या 1 0, तब तब ये आपका आउटपुट में 1 देगा। इसका मतलब अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं, इक्वल होने का मतलब ये है कि या तो दोनों 0 हों या दोनों 1 हो, तो फिर उस केस में अगर आप ए एक्सोर बी निकालेंगे तो आउटपुट में आपको 0 मिलेगा। और अगर ए और बी सेम नहीं है, इसका मतलब या तो ए 0 और बी 1 या ए 1 और बी 0 होगा, तो उस केस में ए एक्सोर बी लेने पर आपको आउटपुट में 1 मिलेगा। तो इसका मतलब अगर ए और बी सेम है तो एक्सोर लेने पर आपको 0 मिलेगा, और ए और बी डिफरेंट है तो एक्सोर लेने पर आपको 1 मिलेगा। इसको आप रिवर्स डायरेक्शन में भी बोल सकते हैं। इसका मतलब अगर ए एक्सोर बी आपका 0 है तो डेफिनेटली ए और बी सेम रहे होंगे, और अगर ए एक्सोर बी आपका 1 है तो डेफिनेटली ए और बी में डिफरेंस रहा होगा। तो एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये आपका डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है, नहीं है, इसलिए डिफरेंस नहीं है तो 0, यहाँ पर डिफरेंस नहीं है तो 0, यहाँ पर डिफरेंस है तो 1, यहाँ पर डिफरेंस है तो 1। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सोर गेट क्या है, डिफरेंस को डिटेक्ट कर रहा है, ये डिफरेंस को डिटेक्ट करता है। इसीलिए हमने लिखा हुआ है ए और बी बट नॉट बोथ, क्योंकि उसी केस में ये आपका ये डिफरेंस को डिटेक्ट कर पाएगा। इसका मतलब अगर आप 0 एक्सोर 0 लेंगे तो डिफरेंस नहीं है तो 0, 0 एक्सोर 1 लेंगे तो डिफरेंस आ गया तो 1 हो गया तो 0। तो ये डिफरेंस को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। तो इस ट्रूथ टेबल से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ए एक्सोर बी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ए एक्सोर बी इज इक्वल टू 0 है तो डेफिनेटली ए और बी सेम रहे होंगे, या तो दोनों 0 होंगे या दोनों 1 होंगे। और अगर ए एक्सोर बी इज इक्वल टू 1 है तो आपका वो ए और बी डिफरेंट रहे होंगे, या तो ए 1 बी 0 या ए 0 बी 1 रहा होगा। तो कुल मिला के ये एक्सोर गेट जो है ये डिफरेंस को डिटेक्ट कर रहा है। अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर इनेबल इनपुट और डिसेबल इनपुट की। तो क्या आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि एक्सोर गेट के केस में डिसेबल इनपुट क्या होगा या इनेबल इनपुट क्या होगा। तो एक काम करते हैं, दोनों को चेक कर लेते हैं। तो ये लेट से मान लीजिए कि आपका एक्सोर गेट है। आपने यहाँ पर ये जाना कि एक्सोर गेट क्या करता है, डिफरेंस को डिटेक्ट करता है। तो जब कभी भी डिफरेंस एग्जिस्ट करता होगा तो एक्सोर आपको आउटपुट में 1 देगा, और अगर डिफरेंस नहीं होगा, सेम होगा, तो एक्सोर आउटपुट में आपको 0 देगा। यानी डिफरेंस डिटेक्टर है, डिफरेंस को डिटेक्ट करके ये 1 देगा। इसका मतलब अगर आपने लिया ए एक्सोर ए, डिफरेंस नहीं है, तो आउटपुट में आपको डेफिनेटली 0 मिलने वाला है। आप चाहे तो इस फॉर्मूले में इसको रख करके चेक कर सकते हैं। और अगर आपने लिया ए एक्सोर ए बार, या आपने लिया ए बार एक्सोर ए, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर 1 मिलेगा। आप चाहे फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। ये साइक्लिक ऑर्डर में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब आप इस 0 को इस ए से एक्सचेंज कर सकते हैं, या इस 0 को इस ए से एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मान लीजिए आप इस 0 को इस ए से एक्सचेंज कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा ए एक्सोर 0 इज इक्वल टू ए, या फिर आप इस 0 को इससे भी एक्सचेंज करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 एक्सोर ए इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो आप इसको साइक्लिक ऑर्डर में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इस 0 को आप यहाँ ले आइए, इस ए को यहाँ ले आइए, तो आप इसको इस तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए आपने ए एक्सोर 0 यानी आपको 0 मिल रहा है,
जीरो कब मिलेगा, जीरो तब मिलेगा जब आपका वो सेम रहा होगा। इसका मतलब अगर आपने यहाँ ए लिया है तो यहाँ पर भी आपको ए ही लेना होगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ आपको आप XOR ऑपरेशन कर रहे हैं और आपको यहाँ पर जीरो मिला है, तो जीरो मिलने का मतलब क्या है, जीरो मिलने का मतलब ये है कि वो सेम रहा होगा। इसका मतलब आउटपुट में आपको ए लेना होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी इसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, इसको अगर मैं इससे एक्सचेंज कर दूँ 1 XOR, देखिए इसको मैंने इससे एक्सचेंज कर दिया तो 1 XOR A इज इक्वल टू ए बार, और इससे अगर मैं इसको एक्सचेंज कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा ए बार XOR 1 इज इक्वल टू ए। तो इसको किस तरीके से आप देखेंगे, इसको इस तरीके से देखेंगे कि देखिए 1 लिया है आपने, 1 का मतलब है कि डिफरेंस रहा होगा। इसका मतलब अगर यहाँ ए है तो यहाँ ए बार आपको लेना होगा, तभी आपका यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो पाएगा। और अगर आपने देखिए इसमें आपका 1 है, इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस रहा होगा। तो डिफरेंस कब रहेगा, डिफरेंस तब रहेगा जब आप यहाँ पर इसका, यहाँ अगर ए बार है तो आप यहाँ पर ए लेंगे तो तभी आपका यहाँ पर डिफरेंस आ पाएगा। आप चाहे तो इनको फॉर्मूले में रख कर भी इसको चेक कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि आप इसको साइक्लिक ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ये डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके भी डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम आपसे कहें y इज इक्वल टू ए XOR b, इसका मतलब a और b में क्या है, डिफरेंस है। तो अगर a और b में डिफरेंस होगा तो a बार और b बार में भी डिफरेंस रहा होगा। जब a और b में डिफरेंस है तो a बार और b बार में भी डिफरेंस रहा होगा। जैसे कि अगर a आपका 1 है, b आपका 0 है, तो या फिर a आपका 0 है और b आपका 1 है, तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, तो इसमें भी डिफरेंस रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, ये a बार है, तो 1 का 0, 0 का 1, ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट है, यानी 0 का 1 और 1 का 0। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस है तो यहाँ पर भी डिफरेंस होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर a और b में डिफरेंस है तो a बार और b बार में भी डिफरेंस रहा होगा। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ डिफरेंस है तो यहाँ पर भी आपका डिफरेंस है। तो आप चाहें तो उसको फॉर्मूले में चेक कर सकते हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन आपके इक्विवेलेंट हैं। अगर a और b में डिफरेंस है तो a बार और b बार में भी आपका डिफरेंस होगा। तो डायरेक्टली आप इसको चेक कर सकते हैं। लेट से कोई आपसे पूछता है कि 0 XOR a क्या होगा, तो 0 XOR a यानी आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट में 0, यानी आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो 0 कब मिलेगा, जब सेम रहा होगा, यानी आप यहाँ पर a कर सकते हैं, a XOR 0, यानी 0 आपको कब मिलेगा, जब सेम रहा होगा, यानी यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। इसी तरीके से 1 XOR a, यानी 1 आपको कब मिलेगा, जब आपका डिफरेंस रहा होगा, इसका मतलब यहाँ a बार आ जाएगा। या आप इसको लिख सकते हैं a XOR 1, क्योंकि 1 आपको कब मिलेगा, जब डिफरेंस रहा होगा, यानी a बार यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से a बार XOR 1, यानी ये आपको 1 कब मिलेगा, जब डिफरेंस रहा होगा, यानी यहाँ पर a आ जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 XOR a बार, यानी 1 आपको कब मिलेगा, जब डिफरेंस रहा होगा, यानी a बार का डिफरेंस क्या हो जाएगा, a, यानी यहाँ पर आपका a आ जाएगा। या 0 XOR a बार, यानी आपका 0 मिला, यानी सेम रहा होगा, तो सेम रहने के लिए आपका ये a बार हो जाएगा। या फिर आपने लिखा a बार XOR 0, यानी 0 कब मिलेगा, जब सेम रहा होगा, यानी या 1 XOR 1 दोनों सेम हो गए, 0 XOR 1 दोनों डिफरेंट हो गए, यानी आउटपुट में आपका 1। तो डिफरेंस के केस में 1, और अगर डिफरेंस नहीं है, सेम है, तो 0। ये क्या, ये आपका क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल ये आपका क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a XOR b इज इक्वल टू b XOR a। अगर आप यहाँ पर इनपुट्स को चेंज कर दें, a की जगह पर b और b की जगह पर a कर दें, तो आपका आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये XOR गेट जो है आपका क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। आप चेक कर सकते हैं ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। तो XOR गेट फॉलो क्यूमुलेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो चूँकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a XOR b XOR c इज इक्वल टू a XOR b XOR c इज इक्वल टू a XOR b XOR c। ये आपके इक्वल होंगे, क्योंकि ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मान लीजिए XOR गेट में, ये आपके XOR गेट है, XOR गेट में अगर हम एक इनपुट को 0 कर दें तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा। तो लेट से इनपुट मेरा a है, तो XOR गेट में मैंने एक इनपुट को 0 कर दिया, तो ये क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा a XOR 0, या इसको मैं लिख सकता हूँ 0 XOR a। तो देखिए मुझे 0 मिला है, यानी मुझे सेम रखना पड़ेगा। तो सेम रखने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, a करना पड़ेगा, यानी आउटपुट में मुझे a मिल जाएगा। तो अगर XOR गेट में मैं एक इनपुट को 0 कर देता हूँ तो ये एज ए बफर की तरीके से एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो XOR गेट में अगर मैं एक इनपुट को 0 कर देता हूँ तो ये 0 क्या है,
इनेबल इनपुट के तरीके से एक्ट कर रहा है, क्योंकि आउटपुट आपका इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, आउटपुट आपका इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। तो ये 0 आपका इनेबल इनपुट है, तो 0 के केस में ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है, एज ए बफर एक्ट कर रहा है। अगर यहाँ 0 दूंगा तो यहाँ पर भी 0 मिलेगा, अगर यहाँ 1 दूंगा तो यहाँ पर भी 1 मिलेगा, तो एज ए बफर एक्ट कर रहा है। अब चेक करते हैं एक्सोर गेट में, अगर मैं एक इनपुट को 1 कर देता हूँ और लेट से दूसरा इनपुट मेरा ए है, तो मुझे क्या मिलेगा, तो देखिए ये मुझे हो जाएगा ए एक्सोर 1। अब चूंकि मेरा यहाँ पर 1 मिल गया है, इसका मतलब मुझे डिफरेंस लेना होगा, तो ए का डिफरेंस हो जाएगा ए बार, यानी आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट में मुझे मिल जाएगा ए बार। अब चूंकि यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं आउटपुट जो है वो इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, आउटपुट इनपुट के साथ साथ चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ 0 लूँगा तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1 लूँगा तो यहाँ 0 मिलेगा, तो आउटपुट इनपुट के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो 1 भी यहाँ पर इनेबल इनपुट है। तो आप क्या देख रहे हैं, एक्सोर गेट के केस में 0 भी इनेबल इनपुट है, एक्सोर गेट के केस में 1 भी इनेबल इनपुट है, तो दोनों ही इनेबल इनपुट है। 0 के केस में ये एक्ट कर रहा है एज ए बफर, लेकिन 1 के केस में ये एक्ट कर रहा है एज ए इन्वर्टर। तो अगर आपके पास एक्सोर गेट है और आपको बफर बनाना है तो इस तरीके से आप बफर बना सकते हैं, और एक्सोर गेट है और अगर आपको नॉट गेट बनाना है या इन्वर्टर बनाना है तो आप उसको इस तरीके से इन्वर्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पर इनेबल इनपुट 1 के केस में एक्सोर गेट एक्ट कर रहा है एज ए इन्वर्टर। चीज़ और नोट कीजिए, लेट से मैंने लिखा हुआ है ए एक्सोर बी एक्सोर सी, तो अगर मैं यहाँ पर क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को लगा दूँ तो मैं ए और बी को, ए एक्सोर बी को लिख सकता हूँ। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा करके मैं क्या लिख सकता हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा करके मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। और फिर अगर मैं यहाँ पर क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी लगा दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा बी एक्सोर ए, ठीक है ना, एक्सोर सी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दूंगा तो फिर मेरा ये हो जाएगा। और फिर से अगर मैं यहाँ पर क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी लगा दूँ तो मुझे मिल जाएगा बी एक्सोर, देखिए अभी मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ ए एक्सोर सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दिया। और फिर अगर मैं यहाँ पर क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी लगा दूँ तो मुझे मिल जाएगा बी एक्सोर सी एक्सोर ए, ठीक है ना। और फिर अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दूंगा तो मुझे मिल जाएगा बी एक्सोर सी एक्सोर ए। तो इस तरीके से आप क्यूमुलेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसको लिख सकते हैं। तो देखिए कितने डिफरेंट तरीके से ये आप इसको लिख सकते हैं, ये सभी आपके सेम होंगे, वो हम आपका बता रहे हैं। ए एक्सोर बी एक्सोर सी आप इसको लिख सकते हैं, ये सेम होगा ए एक्सोर सी एक्सोर बी के, या आप इसको बी एक्सोर ए एक्सोर सी भी लिख सकते हैं। तो ये सभी आपके इक्वल होंगे, क्योंकि आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाकर चेक कर सकते हैं, या फिर आप इसमें क्यूमुलेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लगाकर भी इसको चेक कर सकते हैं। ये सभी आपके क्या है, इक्वल होंगे। लेट्स से ए एक्सोर बी इज इक्वल टू सी आपको गिवन है, और अगर हम आपसे पूछें ए एक्सोर बी एक्सोर सी आपका क्या होगा, अगर ए एक्सोर बी इज इक्वल टू सी आपको गिवन है तो ए एक्सोर बी एक्सोर सी आपका क्या होगा। तो देखिए ए एक्सोर बी की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, सी रख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ए एक्सोर बी की जगह पर सी रख देंगे तो ये हो जाएगा सी एक्सोर सी, और ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आपका 0 आ जाएगी। अब देखिए ये आपका एक्सोर बी आपका सी है, तो हमने आपको बता चुके हैं कि आप इसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये इसके इक्विवेलेंट होगा ए एक्सोर सी इज इक्वल टू बी के। या फिर आप इसको ए के साथ एक्सचेंज करेंगे, अगर ए के साथ एक्सचेंज करेंगे तो आपको मिल जाएगा बी एक्सोर सी, या फिर सी एक्सोर बी इज इक्वल टू ए। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, और इसी तरीके से इसको आप लिख सकते हैं सी एक्सोर ए। कीजिए कि अगर आप एक्सोर कर रहे हैं इवन नंबर ऑफ टाइम, जैसे कि ए एक्सोर ए, तो आपको डिफरेंस लेने पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन अगर आप ओड नंबर ऑफ टाइम करेंगे तो आपको वही वेरिएबल मिल जाएगा, यानी आपको ए मिल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, एक्सोर ए क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, एक्सोर ए आपका 0 हो जाएगा, 0 एक्सोर ए, यानी देखिए 0 आपको कब मिला है, जब आपका सेम रहा होगा, यानी सेम रहने के लिए ये क्या हो जाएगा, ए। यानी अगर आप इसको इवन टाइम लेंगे तो 0 मिलेगा, ऑड टाइम लेंगे तो आपको ए मिलेगा। इसका मतलब अगर आप कैलकुलेट करें ए एक्सोर ए एक्सोर ए एक्सोर ए, ये इवन टाइम आपने किया है तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से आपको 0 मिलेगा, यहाँ से आपको 0 मिलेगा, 0 एक्सोर 0 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर आप इसको 5 टाइम लेंगे तो आपको ए मिल जाएगा, जैसे कि ए एक्सोर ए एक्सोर ए एक्सोर ए एक्सोर ए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से 0 मिला,
यहाँ से 0 मिला, 0 XOR 0 आपको 0 मिलेगा और 0 XOR A आपको A मिल जाएगा। तो इवन अगर आपके पास टर्म्स होंगे इस टाइप से, इवन टर्म्स होंगे तो आपको 0 मिलेगा, और अगर आपके पास ऑड टर्म्स होंगे तो आपको A मिलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं B XOR B XOR B XOR प्लस XOR B इज इक्वल टू, अगर ये टर्म्स आपके मान लीजिए n है तो लेट से n अगर आपका इवन है तो आपको 0 मिलेगा, और n अगर आपका ऑड है, n लेट से आपका ऑड है तो आपको B मिलेगा। हम लेते हैं, मान लीजिए अब आपका ये सर्किट है, सर्किट शोन इन फिगर है वो 20 एक्सॉर्स गेट, ये आपके 20 एक्सॉर्स गेट हैं। देन फॉर इनपुट x एंड 1 व्हाट विल बी द आउटपुट, आपको आउटपुट बताना है, आउटपुट क्या होगा। तो ये आपके 20 एक्सॉर गेट्स हैं जो कि आपने सीरीज में लगा रखे हैं, और आपने इनके सभी इनपुट्स को देखिए इस तरीके से 1 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपने इसको x दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये आपको इस सर्किट का आउटपुट क्या आएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस सर्किट का आउटपुट क्या आएगा। देखिए इस इनपुट को आपने x दिया हुआ है, और इन सभी 20 एक्सॉर गेट्स के सेकंड इनपुट को आपने इस लाइन से 1 किया हुआ है। जैसे कि देखिए ये 1 है तो ये इनपुट क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये 1 की लाइन है, ये भी इनपुट आपका 1 हो जाएगा, ये भी इनपुट 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इन सभी 20 एक्सॉर गेट्स का इनपुट आपका एक इनपुट आपका 1 हो जाएगा। तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर एक्सॉर गेट में अगर आप इनपुट को 1 कर देंगे, एक इनपुट को 1 कर देंगे, तो फिर उस केस में एक्सॉर गेट एज ए इन्वर्टर एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपने एक इनपुट को 1 कर दिया है तो एक्सॉर गेट में देखिए 1 आपका आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब किस तरीके से एक्ट करेगा, ये एज ए इन्वर्टर एक्ट करेगा। तो इन्वर्टर एक्ट करेगा तो ये आपका ये ए बार मिलेगा, यानी 1 लिया है आपने तो ये डिफरेंस रहा होगा, तो डिफरेंस ए का डिफरेंस क्या हो जाएगा ए बार। या लेट से आपने 1 लिया हुआ है और यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका ए बार है तो 1 आपका अब मिल रहा है, 1 कब मिलेगा जब आपका डिफरेंस रहा होगा, तो ए बार का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए बार का डिफरेंस हो जाएगा ए। यानी आप क्या देख रहे हैं कि एक इनपुट को अगर आपने 1 कर दिया है तो वो एज ए इन्वर्टर आपका एक्ट कर रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि ए एक्सॉर ए बार, ये चूँकि डिफरेंस है तो ये 1 हो जाएगा, या ए बार एक्सॉर ए, ये जो कि आपका डिफरेंस है तो ये आपका 1 हो जाएगा। उसी तरीके से ए एक्सॉर 1, यानी 1 आपको कब मिलेगा, 1 आपको तब मिलेगा जब डिफरेंस रहा होगा, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा ए बार। या आप बोल सकते हैं ए बार एक्सॉर 1, 1 आपको कब मिलेगा जब डिफरेंस रहा होगा, यानी ए बार का डिफरेंस क्या हो जाएगा ए। तो आप इसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो देखिए आपने 1 किया है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, यानी इन्वर्टर की तरीके से एक्ट करेगा। एक इनपुट आपका 1 है तो यहाँ पर मिलेगा आपको x बार, एक इनपुट 1 है तो यहाँ पर आपको x बार का बार यानी आपको x मिलेगा। फिर ये एक इनपुट आपने 1 किया है तो इसका इन्वर्ट मिलेगा, यानी इसका आपका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका x बार। तो इस तरीके से इन्वर्ट होते जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो आपके ओड वाले गेट्स हैं जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, वहाँ पर आपको x कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और जो आपके इवन गेट होंगे जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, वहाँ पर आपको x मिलेगा। तो ओड वाले गेट्स पर आपको मिलेंगे x बार और इवन वाले गेट्स पर आपको मिलेगा x। तो 20 क्या है, 20 आपका इवन गेट है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आउटपुट में x मिलेगा। तो आपका आउटपुट हो जाएगा y इज इक्वल टू x। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पर 19 गेट होते या लेट से 17 एक्सॉर गेट होते, तो अगर 17 एक्सॉर गेट होते तो फिर आपका आंसर आता y इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 17 आपका ओड है और ओड पर हमें क्या मिल रहा है, x बार मिल रहा है। तो ओड पर x बार मिलेगा, इवन पर x मिलेगा। तो 20 इवन था तो इसलिए x मिला, और 17 गेट्स होते अगर यहाँ पर तो 17 आपका ओड है तो फिर हमें यहाँ पर x बार मिलता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू x। लेट से आपका a है आपका 1101 और b आपका है 1011, और मान लीजिए हम ये 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करने जा रहे हैं सीक्वेंस में। फर्स्ट ऑपरेशन है a इज इक्वल टू a एक्सॉर b, सेकेंड ऑपरेशन मान लीजिए हमने परफॉर्म किया b इज इक्वल टू a एक्सॉर b, और थर्ड ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया a इज इक्वल टू a एक्सॉर b। तो इन 3 ऑपरेशंस को हमने सीक्वेंस में परफॉर्म किया है। तो इन 3 ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद क्या आप मुझे बता सकते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी। देखिए a और b की इनिशियल वैल्यू ये है, और फिर उसके बाद हम ये 3 ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं सीक्वेंशियली, और इन तीनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद a और b की वैल्यू क्या होगी। तो ज़रा कैलकुलेट करके बताइए कि a और b की वैल्यू क्या होगी।
तो सबसे पहले तो इन ऑपरेशंस को देखिए, ये ऑपरेशंस कर क्या रहे हैं। तो लेट से आपका फर्स्ट ऑपरेशन है, ये सेकंड ऑपरेशन है, ये आपका थर्ड ऑपरेशन है। तो पहले फर्स्ट ऑपरेशन को देखते हैं, ए इज इक्वल टू ए एक्सोर बी, यानी अब ए की वैल्यू ए नहीं है, ए की वैल्यू हो चुकी है ए एक्सोर बी। सेकंड ऑपरेशन हमारा क्या था, सेकंड ऑपरेशन था हमारा बी इज इक्वल टू ए एक्सोर बी। तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू ए नहीं है, ए की वैल्यू क्या हो गई है, ए की वैल्यू ये हो चुकी है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमने ए की वैल्यू को क्या किया है, ए की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया है। अब ए की वैल्यू हो चुकी है एक्सोर बी। तो इसको अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, एक ही जगह पर देखिए ये फर्स्ट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर चुके हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए एक्सोर बी। तो ये आपका सेकंड ऑपरेशन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। फिर देखिए अगर आप यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का लगा दें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाने के आपको क्या मिल जाएगा ए एक्सोर बी, और बी एक्सोर बी क्या आपका देखिए सेम हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो एक्सोर ए। अब देखिए आपका जीरो है, तो जीरो कब मिलेगा, जब सेम रहा होगा, यानी ए का सेम क्या हो जाएगा, ए का सेम हो जाएगा ए। यानी हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको मिल जाएगा बी इज इक्वल टू ए, यानी बी इज इक्वल टू ए हो चुका है। अब इस थर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। थर्ड ऑपरेशन है आपका ए इज इक्वल टू ए एक्सोर बी। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है आपका ये आपकी ए की वैल्यू है। इस ए की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है मेरा ये, इस बी की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो ए एक्सोर, तो थर्ड ऑपरेशन देखते हैं, ए इज इक्वल टू ए एक्सोर बी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए ए की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया ए एक्सोर बी। अब मैंने बी की वैल्यू को पुट कर दिया एक्सोर, बी की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, बी की वैल्यू क्या हो चुकी है मेरी, ए हो चुकी है। पर क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी का यूज करूँ तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करने पर मैं इसको लिख सकता हूँ ए एक्सोर बी। यहाँ पर मैंने क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया। तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करने पर मैं इसको लिख सकता हूँ ए एक्सोर बी। अब देखिए ए एक्सोर क्या हो जाएगा, ए एक्सोर सेम है तो ये मेरा हो जाएगा जीरो, यानी जीरो एक्सोर बी, यानी जीरो मिल रहा है। तो जीरो कब मिलेगा, जब इसका सेम रहा होगा, यानी ये सेम रहने के लिए ये आपका ये बी हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये तीन ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद, ये तीनों ऑपरेशन सिक्वेंसली परफॉर्म करने के बाद आपका b इज इक्वल टू ए हो जाएगा, b इज इक्वल टू ए हो जाएगा और a इज इक्वल टू b हो जाएगा। यानी इसने क्या किया है, इसने इन दोनों को स्वैप करा दिया। तो ये दो नंबर को स्वैप कर देगा अगर आप इन तीन ऑपरेशंस को इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो दो नंबर्स को स्वैप कर रहा है ये कोड, a की वैल्यू b हो जा रही है और b की वैल्यू a हो जा रही है। तो पहले आपका b की वैल्यू a हुई, फिर आपका थर्ड स्टेप में a की वैल्यू b हो गई। कर रहा है यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म कर रहा है, तो a और b की वैल्यू स्वैप कर जाएगी। तो इन तीनों ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के बाद आपकी ए और बी की वैल्यू यहाँ पर स्वैप हो जाएगी। जो ए की वैल्यू थी वो बी हो जाएगी और बी की वैल्यू आपका ए हो जाएगी। तो इन तीनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद ए की वैल्यू हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा 1011 और बी आपका हो जाएगा 1101।